लेकिन आज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की हालत इस बीजेपी सरकार ने कर दी है, तमाम फैक्ट्रियां जो हैं प्राइवेट में कर दी। हर एक मजदूर को कम से कम 15-20 हजार रुपए का नुकसान है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां उसमें करी हैं, प्राइवेट में करी, कल को रेलवे भी करने के लिए जा रहे हैं, हवाई पट्टियां, हवाई जो ये अड्डे सबको उनको करने के लिए जा रहे हैं। चुनाव चिन्ह लाल किले पे कैसे टांग दिया गया? ये मोदी जी की किसानों के प्रति दरियादिली थी, वरना परिंदा पर नहीं मार सकता। आतंकवादी भी कई बार AK-47 लेकर आए हैं, सालों को कुत्तों की मौत मार दिया गया है। और अगर ये किसानों पे दरियादिली थी मोदी जी की कि किसान नाम था, आंदोलनकारी वे खालिस्तानी एजेंडा था, लेकिन नाम किसान आंदोलन का था। इन लोगों के नाम आए, यादवों की भर्ती हुई और इसमें ज्यादातर यादव भी हुए, लेकिन मेरे देश का, मेरे गांव का, मेरे किसान का बच्चा, वो बच्चा जो रावली से 16वां आक्रमण करा था सोमनाथ मंदिर पे, लूट कर लेकर गया था, तो उसे भी आधा लूट लिया था जट्टू ने। अब बीजेपी। अब अंकल ने रोजगार के लिए कह दी पढ़े लिखे, जिसके 33% है, 40% है, वो मेहनत नहीं करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं प्राइवेट, जाके उसमें मेहनत करे, पढ़े, तो किसके लिए? अपने माँ बापू के लिए, अपनी पीढ़ी सुधारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए, तभी तो मेहनत करे वो। रोजगार के लिए मौका तो दे। तो चुनावी बयार 2022 इलेक्शन 2022 जो है वो नजदीक आ गए हैं और परसों से यूपी में वोटिंग होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त अब 10 तारीख को यहाँ पर जो वोटिंग होगी उसका पहला चरण यहीं से शुरू होगा। इस वक्त हम मेरठ के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर ये विधानसभा है जहाँ पर हम मौजूद हैं। निगाह इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रीय जनता है और यहाँ के लोकल लोग हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मूड है। प्रथम चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में आखिरकार वो किसको यहाँ पर अपनी राय देंगे, अपना वोट देंगे और उनका आखिरकार क्या रुझान है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, परसों प्रथम चरण का चुनाव साल 2022 का आपके यहाँ से, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर से रिटायर हूँ। 40 साल 6 महीने मैंने देश की सेवा की है। लेकिन आज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की हालत इस बीजेपी सरकार ने कर दी है, तमाम फैक्ट्रियां जो हैं प्राइवेट में कर दी। हर एक मजदूर को कम से कम 15-20 हजार रुपए का नुकसान है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां उसमें करी हैं, प्राइवेट में करी, कल को रेलवे भी करने के लिए जा रहे हैं, हवाई पट्टियां, हवाई जो ये अड्डे सबको उनको करने के लिए जा रहे हैं। आखिर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रधानमंत्री से, यहाँ के सरकार से, ये बात पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अनशन पे बैठता है, पहले पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, एक काली पट्टी बांध ली तो प्रशासन हिल जाता था और उनसे बात करने के लिए 2 दिन 4 दिन उन्हें बांध ली तो उससे मजबूर हो जाता था। लेकिन आज इस देश का किसान, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उन लोगों में सबसे ज्यादा किसान परिवार से ही जुड़े हुए बच्चे होंगे जो मिलिट्री में है, पुलिस में है या कहीं भी हैं। लेकिन मेरे देश के किसानों का सैकड़ों किसान शहीद हो गए। क्या सरकार की 1 साल बाद आंख खुली? मैं ये पूछना चाहता हूं इस सरकार से। मैं मानता हूं आप कुछ काम अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसान तो भगवान है, किसान तो भगवान का रूप है। अगर किसान खेत में अन्न पैदा नहीं करेगा तो आप जो सुबह और शाम चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, वो कहां से खाएंगे? विदेश से मंगवाएंगे, अमेरिका से मंगवाएंगे, लंदन से मंगवाएंगे, सिंगापुर से मंगवाएंगे। लेकिन आज इस देश के किसान की कितनी दुर्दशा हो गई। आंसू आते हैं जब दिल में हम सोचते हैं कि हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए इस देश के, और 1 साल बाद प्रधानमंत्री की कान खुले। उन्होंने जब भी समझौता किया, अरे अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं है तो आप 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन में ही उसका फैसला कर लेते। जो काम आपने 1 साल बाद किया है उसे जब भी कर लेते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने किसान वहां पर शहीद हुए, ये बात पहले मान लेनी चाहिए। ये बात कम से कम ज्यादा इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। वहां पर चलना चाहिए था ये अनशन। किसानों की जो हड़ताल थी, किसानों की जो मांग थी, वो 1 महीने के अंदर मान लेनी चाहिए थी, 1 साल बाद नहीं मानने वाली बात। तो ये बताइए, हम और लोगों से भी जवाब लेना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों की बात सुनी, लेकिन आखिरकार इतने किसान शहीद हो गए तब उनकी बात सुनी गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए दोस्त, मैंने भी मिलिट्री में नौकरी करी है और शहीद की बात करी जाए तो दुश्मन की गोली खा के जो आदमी मरता है उसे शहीद बोला जाता है। अगर आदमी अपनी नेचुरल डेथ या किसी वजह से मर गया, पहली बात मैं ये बात जानना चाहता हूँ, एक तरह का एक नैरेटिव चलाया गया कि काले कानून। मैं आज भी पूछता हूँ किसी भी आदमी से, किसी भी सज्जन से, वो काले किस तरह से, मैं भी किसान का बेटा हूँ, वो किसानों के विरोध में कैसे थे कानून? मुझे एक भी पॉइंट बता दे। अगर कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में पैदा होता है, कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में पैदा होता है, वो स्वतंत्र हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेचने के लिए किसानों के हाथ में ये बेड़ियां क्यों बांध रखी हैं? किसानों के हाथ में ये बेड़ियां क्यों हैं? किसान अपने प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बेच सकता? अगर गुड़ दिल्ली के अंदर महंगा है तो हमारा किसान अपना गुड़ लेके दिल्ली में क्यों नहीं जा सकता? दूसरी चीज़, मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई, कॉरपोरेट खेती की बात थी मेरे ख्याल से, उसमें कुछ समय पहले ही मेरे एक सज्जन से बात हुई। आईटी इंडस्ट्री में उनके 2 कलीग्स काम करते थे, जिनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ वो बता रहे थे। वो अपनी जॉब छोड़ के चले गए 1.5 लाख रुपए पर मंथ की। आई जस्ट आस्क्ड हिम द रीज़न, क्यों छोड़ दी भाई? बोले वो 40-45 बीघे 50 बीघे के लगभग किसान हैं और आज ओडी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैंने कहा वो किस तरह? भाई हमारे यहाँ का किसान है, वो तो बेचारा परेशान है, एक साइकिल लेके घूम रहा है। बोला उनकी खेती, बाबा रामदेव पूरे साल के लिए जो भी फसल होती है पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। जितने भी बिचौलिए थे बीच में से वो सबको निकाल दिया और आज वो इतने पैसे वाले हैं कि वो ओडी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला है उनकी खेती के माध्यम से। जी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है और जो वहां पर बैठा है वो कुछ और किसान है? सर फैक्ट ये है कि वो दलाल थे। देखिए किसी भी चीज़ के पीछे मोटिव होता है, उसके पीछे इन कानूनों को हटवाने के पीछे मोटिव किसका हल हो रहा था? किसका नुकसान हो रहा था? अच्छा, एक बात ये बताइए, जो किसान वहां पर धरनारत थे, क्या उससे सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे सरकार पे। जो सरकार को वोट देने वाला सॉलिड वोट बैंक है वो सरकार को वोट देगा, और जिन्होंने ना कभी सरकार को वोट दी है और ना भविष्य में देंगे, वो लोग तो देंगे ही नहीं। वही लोग वहां थे आंदोलन में, वो कोई असली किसान नहीं थे। असली किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, असली किसान वहां बिल्कुल नहीं था। असली किसान होते तो किसान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो एक मान्य पद होता है, उसके लिए ऐसे नहीं कहेगा कि इंदिरा को मारेंगे, मारा है मोदी को भी मारेंगे, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, देश के टुकड़े होंगे। वहां तो खालिस्तानी एजेंडा चल रहा था, चाइना और पाकिस्तान द्वारा चलाया गया खालिस्तानी एजेंडा चल रहा था। हमारे देश का एक भी सच्चा किसान यहाँ भी खड़े हैं, हालांकि मुरादनगर का बाजार है ये, यहाँ देहात का एरिया नहीं है, फिर भी यहाँ किसान के बेटे खड़े हैं। एक प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी देश के एक भी वाक्य बता दो, जो कोई जनता अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे वाक्य कह दे। वहां तो टोटल आतंकवाद चल रहा था, देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी, सरकार विरोधी गतिविधियां चल रही थी। जो वहां लोग मरे हैं वे तो फालतू के गाजर के हलवे ने घी देसी नुकसान दे गया, उससे वे खत्म हो गए। जो वो वहां ज्यादा उन्होंने दूध मारा है, ज्यादा देसी घी के बादाम के हलवे मारे हैं। अपने घर में तो किसान कैसे खाना खाता है, किसान की जीवन शैली जानते हैं हम सब लोग। पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, टिकैत जी तो ये कहते थे कि हमें वहां पर लाल किले पर जाने नहीं दिया गया, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया। अगर लाल किले पे जाने नहीं दिया गया तो वहां पर खालसा का चुनाव चिन्ह लाल किले पे कैसे टांग दिया गया? ये मोदी जी की किसानों के प्रति दरिया दिली थी, वरना परिंदा पर नहीं मार सकता। आतंकवादी भी कई बार AK-47 लेकर आए हैं, सालों को कुत्तों की मौत मार दिया गया है। और अगर ये किसानों पे दरिया दिली थी मोदी जी की, कि किसान नाम था, आंदोलनकारी वे खालिस्तानी एजेंडा था, लेकिन नाम किसान आंदोलन का था, इसीलिए वो लोग सब कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। एक बात बताइए, बेरोजगारी कम हो गई है? बेरोजगारी की तो देखो, जब लोग पढ़ेंगे कम, शिक्षा का स्तर कम होगा तो ये तो बढ़ेगी। ये सब युवा वर्ग को, आने वाली पीढ़ी को खुद चाहिए, माता पिताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। जो एक बीटेक करके MBA करके छात्र वो अपने घर से बाहर रह रहा है, माँ बाप उसके पैसे भेज रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आती है, वैकेंसी रद्द हो जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसकी तो एज हो गई, वो क्या करेगा? ये भर्तियां तो पहले भी हुई हैं, एक एक पद पे कई टीचर नौकरियां कर रहे हैं पहले की सरकारों में। नहीं हुए घोटाले? ये घोटाले तो खुलासे हुए हैं कि एक ही पद पे टीचर नौकरी कर रही है। जी आप भर्तियां रैली हुई है, घोटाले हुए हैं। बेरोजगारी में तब्दीली हुई है, क्या हुआ है? मतलब देखिए बेरोजगारी में जहाँ तक जो सच्चाई है ना, मैं तो
किसी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ ना किसी बारे में बोलूँगा। मैं इतना कहूँगा, बेरोजगारी के बारे में हमारी सरकार ने बहुत वैकेंसियाँ निकाली हैं, लेकिन इसकी एक दूसरा पहलू भी है। जो 10वीं पास अगर ये कहने लगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग ये कहने लगे जो 10वीं पास है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे, हमारे बच्चे यहाँ इतने खड़े हैं, हमारे बच्चे, मेरा खुद का बेटा सुबह 9 बजे सो के उठेगा तो उसे कौन नौकरी दे देगा? मेरा बेटा हाई स्कूल में तीसरे नंबर पर रहेगा, 33% से पास होगा, उसे कौन नौकरी दे देगा? मेरा बेटा, अगर मैंने पढ़ा लिखा के पैसे खर्च करके उसको बीटेक करा दिया, उसमें भी उसके 35% नंबर आए तो उसे कौन सेलेक्ट कर लेगा? कोई नहीं करेगा ना। वहाँ तो मेरिट के हिसाब से जो अच्छी एजुकेशन लिया हुआ, जो काबिल बच्चा है, उसी वही तो लिया जाएगा। पहले सरकार में, मैं एक बात खुले मन से कहता हूँ कि यूपी के अंदर जितनी भर्तियां होती थी उसमें सिर्फ एक ही कौम के लड़के ज़्यादा भर्ती हुआ करते थे। ये भी सच्चाई है, मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो सच्चाई है इस देश की हकीकत है, मैं उस बारे में कह रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर जिन लोगों के नाम आए, यादवों की भर्ती हुई और उसमें ज़्यादातर यादव भी हुए, लेकिन मेरे देश का, मेरे गाँव का, मेरे किसान का बच्चा, वो बच्चा जो रावली से इधर से आके मुरादनगर में सुबह 4 बजे अपना घर छोड़ देता है और यहाँ रेस लगाता है, पूरी तैयारियां करता है, लेकिन उसको ये होता है वो काबिल है, लेकिन उसका नाम काट दिया जाता है। ये भी तो पिछली सरकारों में हुआ है, ये भी सच्चाई है। अच्छा ये बताइए, परसों आपके यहाँ मतदान है, देखिए, आत्मा की आवाज तो मेरी ये है, देश के लिए वोट करनी चाहिए। जहां हमारा देश सुरक्षित है, जिसके हाथों में देश सुरक्षित है, जो विदेशी भाषा बोलते हैं ना, उनको तो अब की धूल भी नसीब नहीं होगी। चलिए, तो अंकल जी ने अपना साफ रुख फिलहाल कर दिया। हमारे साथ एक युवा भी यहाँ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। तो ये बताइए कि किसको वोट कर रहे हैं आप? देखियो, मैं वोट करूंगा सिर्फ रालोद को। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र अधिकार है, हम किसी को भी अपना वोट देने का अधिकार रखते हैं। दूसरी बात, मैं अपने तरीके से, अपने नजरिए से बीजेपी को भी देख रहा हूँ और लोकदल को भी देखा है, सपा को भी देखा है मैंने। पर बीजेपी बात छोड़ दे किस पे ला गए? जाटों पे। जाट वो चीज है, जब महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण करा था सोमनाथ मंदिर पे, लूट कर लेकर गया था, तो उसे भी आधा लूट लिया था जाट्टू ने। अब बीजेपी। अब अंकल ने रोजगार के लिए कह दी, पढ़े लिखे, जिसके 33% है, 40% है, वो मेहनत नहीं करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं प्राइवेट, जाके उसमें मेहनत करे, पढ़े, तो किसके लिए? अपने माँ बापू के लिए, अपनी पीढ़ी सुधारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए, तभी तो मेहनत करे वो। रोजगार के लिए मौका तो दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है छात्रों के लिए कोई रोजगार नहीं दे रही? मौका नहीं है। 10वीं 12वीं 10+2 लेवल पे कोई रोजगार इतना नहीं निकाल लिया है गवर्नमेंट। और मैं मेरठ बीआरओ बागपत क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरठ बीआरओ में अभी 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। क्यों नहीं आई? अच्छा एक बात बताइए, अगर जाट आंदोलन में जाकर बैठ गए तो क्या उनके बीआरओ सेंटर पे भर्ती नहीं देंगे? अभी आर्मी हेडक्वार्टर ने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है कि 6,20,000 वैकेंसी की अर्जेंट जरूरत है। गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल रही है? बस एक कोरोना का लिया है, कोरोना के लिए व्यवस्थित करो। कोरोना तो वैश्विक महामारी, एक महामारी जिसे सरकार अपना पूरा विश्व झेल रही है। तो ये तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा ना। बाकी जनता का इसमें अपना वो बनता है भाई, डोज लगवाए, अपना उसके पालन से अपना वो करे। अच्छा, सरकार से खुश है या ना खुश? भाई देखो, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सरकार से खुश है, पर रोजगार के मुद्दे पे हम सरकार से खुश नहीं है। ना खुश। चलिए, तो एक हमारे साथ यहाँ पे जनता जो पार्षद भी हैं, हम इनसे भी, जी आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने इतना किया है। ये मेरा भाई कह रहा था कोरोना काल में कुछ नहीं किया। कोरोना काल में सरकार ने इतना किया है। घर घर राशन बंटवारिया सरकार, घर घर मैंने देखा दूध भी पहुँचाया सरकार ने, लोग जो गरीब लोग थे उनके लिए, और अब तेल भी और वो भी सब चीज दिया है सरकार ने। तो चलिए ठीक है, ये यहाँ की जनता थी और उनका फिलहाल जो यहाँ पर ये कहना है
कि जो परसों यहाँ पर चुनाव है, फिलहाल तो रोजगार का एक मुद्दा ही है, लेकिन जनता सिर्फ अगर वोट करेगी तो वो देश के नाम पे करेगी, राष्ट्र के नाम पे करेगी। फिलहाल मुरादनगर की सभा से ये बात निकल करके सामने आप देखना है कि आगे फिलहाल क्या रोका। और भी क्षेत्रों से हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नजर।